हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे, आज है ऑल सोल्स डे। हमारे क्रिश्चियनिटी में ये मनाया जाता है। जो इस दुनिया में नहीं है अभी, उन लोग के लिए मनाया जाता है। हम प्रे करते हैं कि वो लोग जहाँ कहीं भी रहें अच्छे से रहें और उनका आत्मा को शांति मिले। मेरे मम्मी इस दुनिया में नहीं है और मेरी नानी भी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं प्रे करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी रहें अच्छे से रहें और मेरे लिए प्रे करते रहें। तो आज का कहानी, आज डे 3 है। आज का कहानी मैं ये सुनाने जा रही हूँ कि मैं कैसे बैंकिंग क्रैक की हूँ, स्ट्रेटेजी क्या था वो मैं आज बताने जा रही हूँ। पहला बात तो मैं 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वो भी मेरा साइंस स्ट्रीम था, जूलॉजी ऑनर्स था, उसमें कंप्लीट की। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं पीजी लिखी थी, पीजी हुआ था लेकिन मैं नहीं जा पाई, कुछ रीज़न की वजह से मैं जा नहीं पाई। तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाता मेरा। नेक्स्ट ईयर सीधा पीजी लिखने का हम लोग का टाइम रहता है, 1 साल में एक बार ही एंट्रेंस दे सकते हैं। तो फिर मैं पापा से रिक्वेस्ट की कि मेरे को बैंकिंग कोचिंग ज्वाइन करा दो। तो पापा पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं, ये क्या बैंकिंग कोचिंग ये वो कर रहे हो, सब कोई कोचिंग के नाम पे बाहर जाते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे बोल के वो मना कर रहे थे पहले। तो फिर मैं बहुत बोलने के बाद मैं बोली कि नहीं, मैं पढ़ूंगी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, क्रैक करूंगी, ट्राई करूंगी अपना, ऐसे ऐसे बोल के पापा को बहुत समझाई। फिर मम्मी थी उस टाइम, मेरी मम्मी, तो मम्मी कभी मेरे को कुछ मना नहीं करती थी, तेरे को जो मन कर रहा है तो वही करना। तो मम्मी उस टाइम थी, मम्मी का हर टाइम मेरा फुल सपोर्ट रहा है। तो मम्मी बोली कि जाने दो इसको, अगर मन कर रहा है तो इसको जाने दो और ये करे, बैंकिंग कोचिंग अगर करने का मन है तो करने दो। तो फिर मैं बैंकिंग कोचिंग ज्वाइन की। हम लोग का वो 8 मंथ का रहता है, संबलपुर में बानिक में मैं ज्वाइन की। उसके बाद ज्वाइन करके मेरा 4 मंथ हो चुका था। अच्छे से पढ़ाई करती थी, मतलब ऐसे कि कोचिंग जाते थे, कोचिंग से आके जो भी हम लोग को दिया जाता था असाइनमेंट, वो सब हम लोग पूरा कंप्लीट करते थे। कि जो प्रैक्टिस करने देते थे, मतलब वो लोग एक वीक का अगर हमको देंगे कि सिंप्लीफिकेशन 2000 कंप्लीट करना है, जैसे भी करके, उस टाइम नहीं देखना है, बस सब कुछ कंप्लीट करना है। तो वो सब हम लोग सब करते थे। मैं और मेरी एक बहन, मेरी दीदी लगेगी, हम दोनों मिलके कोचिंग करते थे और दोनों साथ में भी पढ़ते थे, उनके घर में रहती थी, साथ में पढ़ते थे। फिर 4 मंथ के बाद मेरे मम्मी का तबीयत ख़राब होने लगा, ज़्यादा ही सीरियस होने लगी। तो उसके बाद उनको भी संबलपुर लाना पड़ा। तो वहाँ पे मेरे मामू एक रहते थे, मेरे मामू के रूम में मेरे पापा, मम्मी और मैं तीनों रहते थे। मेरे मामू भी रहते थे और साथ में रह के वहाँ पे मैं अपना पढ़ाई भी करती थी और मम्मी का देखभाल भी करती थी। फिर मम्मी का तबीयत भी ख़राब होने लगा, इधर मेरा पढ़ाई भी चालू था। फिर मम्मी का तबीयत ज़्यादा ही सीरियस हो गया और मम्मी 2023 में मेरा कोचिंग ख़त्म होने के बाद जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, आरआरबी का क्लर्क का एग्ज़ाम था, उसी दिन मम्मी का वैसा नहीं रही इस दुनिया में। तो एग्ज़ाम से लौटी और बात करने खोजी। उसके बाद मेरे को पता चला कि मम्मी नहीं है बोल के। मम्मी के जाने के बाद पूरा डिप्रेशन फेज में थी मैं, पूरा किसी से बातचीत नहीं, घर में अकेली पड़ गई मैं। हर चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ मम्मी से शेयर करती थी। तो अचानक से वो नहीं रही, पूरा गायब ही हो गई जैसे लग रहा था, पूरा डिप्रेशन फेज वैसा हो गई थी मैं। 1 महीना गांव में रही, वहाँ पे पढ़ने का क्या मन करेगा, उस टाइम नहीं पढ़ रही थी, पूरा क्विट कर दी थी। क्या करूँगी, किसके लिए पढ़ूँगी, जिसके लिए पढ़ना था वो नहीं रही, ऐसे थॉट्स आ रहे थे। उसके बाद पापा और भाई इधर कुचिंडा में रहने लगे। फिर कुचिंडा में मैं आई, उसके बाद फिर संबलपुर गई, पढ़ूंगी बोल के फिर संबलपुर गई। वहाँ पे कुछ दिन पढ़ी। उसके बाद मेरे को थोड़ा, मैं अपना ठीक सिचुएशन में जब आई, डिप्रेशन से थोड़ा निकली, थोड़ा अच्छा सिचुएशन में जब आई, संबलपुर में थी तब मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेली वो फेस नहीं कर रही हूँ। मेरे पापा भाई भी वो दौर से गुजर रहे होंगे। फिर मैं सोची कि नहीं, इधर बाहर रहने से अच्छा मैं क्यों अपने घर में नहीं रहूँ, मेरे पापा भाई को भी नहीं देखूँ। ये सोच के मैं फिर घर चली गई। घर में फिर 1 साल मैं घर में फिर पूरा ठान ली कि अभी करना है तो करना है। एक्चुअली मम्मी का जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसके पहले दिन ही रात को वैसा हो गया था, लेकिन पापा मेरे नहीं बताए थे ताकि मेरा एग्ज़ाम ख़राब जाए बोल के। अगर मैं सुन लूँगी मम्मी का ऐसा तो मैं एग्ज़ाम नहीं लिखूँगी ना ऑब्वियसली। तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा हिट हुआ कि पापा अगर इतना सोच रहे हैं मेरा जॉब के बारे में, मेरा वो एग्ज़ाम एक ठो ख़राब ना जाए बोल के, मेरी मम्मी जो, वो ज़्यादा हिट हुआ मेरे को। वो इतना अगर सोच रहे हैं और मैं अच्छे से अगर नहीं पढ़ूँगी, नहीं क्रैक करूँगी तो क्या फ़ायदा, मतलब ये सोच के फिर मैं सीरियस हो गई और उसके बाद घर में रहने लगी। जब घर में रह रही थी तो
तब मैं ट्यूशन भी करती थी। मेरी मामी एक ठू बोले कि बच्चे लोग हैं तो ट्यूशन करेगी क्या, तो मैं 2 टाइम ट्यूशन करने लगी। सुबह 7 से 9 एक ट्यूशन करती थी और शाम को 5 से 7 मेरे घर में करती थी। और बाकी दिन भर जो रहता था मेरा स्केड्यूल ऐसा था, सुबह उठती थी 5 बजे, 5 बजे उठ के घर का काम थोड़ा करके करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ती थी 1 घंटा, उसके बाद 7 बजे चली जाती थी ट्यूशन पढ़ाने। 7 बजे जाती थी, 9 बजे आती थी, फिर खाना सब्जी बनाती थी। उसके बाद 10 बजे मेरा स्टार्ट हो जाता था पढ़ना। 10 बजे से पूरा 1 बजे तक पढ़ूंगी, मॉक लगाऊंगी या फिर कुछ अगर कोई सब्जेक्ट मेरा अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो पढ़ती रहती थी, मतलब देखती थी वीडियो, सब ऑनलाइन में पढ़ती थी और मॉक सब देती रहती थी, एनालिसिस भी करती रहती थी। उसके बाद 1-2 बजे नहाना धोना खाना, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर 4 से 5 काम करती थी। फिर 5 बजे बच्चे आते थे ट्यूशन के लिए, मैं ट्यूशन करती थी 7 बजे तक। फिर रात को खाना सब्जी सब बना के सब खा के, रात को नहीं पढ़ती थी उतना, सच बात बोल रही हूँ, रात को मैं जल्दी सो जाती थी, थक जाती थी दिन भर, तो रात को सो जाती थी 9 बजे तरफ, 9 बजे 9:30, बहुत जल्दी सोती हूँ मैं, बहुत जल्दी सो जाती थी, 9:30-10 बजे तरफ सो जाती थी और सुबह 5 बजे, वैसे डेली रूटीन मेरा चल रहा था। फिर उसके बाद अभी ये तो था मेरा कैसा मेरा रूटीन था, रूटीन फॉलो करती थी ऐसे। उसके बाद मेरा सिलेबस का मैं बता रही हूँ। देखो हम लोग का बैंकिंग का 2 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट रहेगा, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। मैथ को क्वांट्स बोला जाता है बैंकिंग सेक्टर में, तो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो क्वांट और रीजनिंग ये दोनों 35 मार्क्स के रहते हैं, 20 मिनट्स, और इंग्लिश का 30 मार्क्स 20 मिनट्स ऐसे रहता है। और सबका पूरा सेपरेट टाइम सेक्शन रहता है, सेक्शनल टाइमिंग रहता है। जैसे कि अगर क्वांट कर रहे हो तो क्वांट में 20 मिनट्स दिया जाएगा, पूरा टाइमर लगा रहेगा, 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन कर सकोगे जैसे। और अगर 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन नहीं कर पाए, सोचो 15 ठो भी किए, 20 मिनट हो गया तो वो गायब ही हो जाएगा, वो सेक्शन रिपीट वो आगे से नहीं आएगा, वो खत्म तो खत्म। और क्वांट का वैसे, रीजनिंग दोनों का 35 और ये हुआ 30, तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं ओडिया मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा इंग्लिश का ग्रामेटिकल थोड़ा अच्छा था, ग्रामर में मैं अच्छा करती थी, स्कूल के टाइम से ही ग्रामर मेरा अच्छा रहता था, मेरा क्लियर था ग्रामर में। तो अभी क्या कि मैं ग्रामर फिर से नहीं पढ़ी, कोचिंग में जो पढ़ाए थे वो रिपीट हो गया, मेरा स्कूल के टाइम में जो पढ़ी थी वो कोचिंग में जो पढ़ाए वो रिपीट हो गया, तो रिवीजन हो गया। तो इंग्लिश का सिर्फ मॉक देने लगी, इंग्लिश का मॉक देने लगी, तो मेरा जो अगर गलत हो रहा था तो मॉक के बाद मार्क्स आता है और जो गलत हुआ है उसका भी आता है, तो उसका एनालिसिस करके जो मेरा सेक्शन जो गलत की हूँ उसका एनालिसिस में लिखा जाता है कि इसका ये होना चाहिए। तो वो सब पढ़ के फिर मेरा इंग्लिश थोड़ा बेटर हो गया था, इंग्लिश हो गया। उसके बाद क्वांट्स के लिए तो जितना प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। स्पीड मैथ्स जो होता है, स्पीड मैथ्स में हम लोग का रहेगा सिंप्लीफिकेशन, फिर रहेगा हम लोग का डीआई, और डीआई अलग पोर्शन है, लेकिन हम लोग का स्पीड मैथ्स में ज़्यादातर आएगा ये सब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों आएगा, और डीआई अलग और एरिथमेटिक अलग। तो स्पीड मैथ में 3 पोर्शन आ रहे हैं, जो कि हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों मस्ट है। अगर क्वांट में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो ये तीनों ही आपको 90% मार्क दे देगा। और डीआई ये चारों कर लेने से, एरिथमेटिक को स्किप करने से भी चलेगा। उसके बाद आया रीजनिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने का कोशिश करिएगा। तीनों में से देखो, किसी का मैथ नहीं होता, किसी का मैथ में कम रहते हैं, किसी का इंग्लिश में कम रहते हैं, कोई तो क्या करना, रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी क्रैक कर सकता है। 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हैं स्कोर। तो मैं क्या की, मैं रीजनिंग को मेरा स्ट्रॉन्ग रखी हमेशा। रीजनिंग में भी ऐसा मार्किंग आता है जैसे कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट ही सिर्फ 20-25 मार्क्स का रहता है, और बाकी का जो रहता है वो सब मिसलेनियस रहता है। तो पजल और सिटिंग में अरेंजमेंट के बिना रीजनिंग कुछ नहीं है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर किसी का स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाकी का जो भी रह गया मिसलेनियस में, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, फिर इनइक्वालिटीज़ हो गया, ये सब इजी है, उतना हार्ड नहीं है। ब्लड रिलेशन ये सब उतना हार्ड नहीं है। तो वो सब अगर ज़्यादातर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, तो तीनों पोर्शन में अगर मैं बोलूँगी, इंग्लिश का जो रहता है पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में तो 10 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा, पैरा में आ जाएगा मार्क। इंग्लिश में हार्डली 25 रखना है, 30 से 25 सोचिए, उस हिसाब से हमको इंग्लिश में टारगेट रखना पड़ता था। इंग्लिश हो गया। फिर रीजनिंग 35 आउट ऑफ 35, मतलब 30-35 के
अलग मार्क आना चाहिए रीजनिंग में। और मैथ्स में एवरेज स्टूडेंट थी, तो मैं 20-25 रखती थी। हुआ तो देखो, क्वांट 20, इंग्लिश अगर 25 तो हो गया 45। फिर अगर मिनिमम मार्क लेके चल रही हूँ, रीजनिंग हो गया 30, तो कितना हुआ 75 ऐसे ही हो रहा है। हम लोग का कटअप एसटी कटअप, मैं एसटी हूँ तो एसटी कटअप रहता है 67, तो 67 था उस टाइम। तो अभी मैं बोल नहीं सकती, उसके आसपास ही रहता है कटअप, 70 के ऊपर कभी कटअप नहीं जाता है, 70 तक रहता है। तो अगर हम मिनिमम भी लेके चले तो हमारा 75 प्लस हो जाएगा। और मैक्सिमम अगर करोगे तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन मार्किंग में मैं बोल रही हूँ, अटेम्प्ट्स हमेशा 80 प्लस रहना चाहिए और स्कोरिंग हमेशा 75 प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा वैसा ही टारगेट था और मेरा मार्क भी वैसे ही आया था प्रीलिम्स में। मैं 80 प्लस अटेम्प्ट की थी और मेरा मार्क भी 75 प्लस था। कटअप क्लियर हो गया था मेरा प्रीलिम्स का खत्म हुआ। उसके बाद मुझे पता चल चुका था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा बोल के, इतना मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगी बोल के। उसके बाद मैं कुछ सोची नहीं, सोशल मीडिया, ये फेसबुक, इंस्टा सब कुछ बंद कर दी। बस यूट्यूब था मेरे पास, क्योंकि यूट्यूब से मैं ऑनलाइन पढ़ती थी। जो अगर मेरे को डाउट था या कुछ भी तो यूट्यूब से ही पढ़ती थी। तो सब कुछ डिलीट कर दी, सोशल मीडिया पूरा बंद, डीएक्टिव मार दी, सबसे गायब हो गई। और मुझे पता था प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा बोल के, तो मैं क्यों मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं कर दूँ। तो मेंस के लिए मैं स्टार्ट कर दी। उसके बाद प्रीलिम्स लिख के आई, एक दिन रेस्ट की और मुझे पता था कि क्लियर हो जाएगा। पापा को बोली हाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सीधा स्टार्ट कर दी मेंस के लिए पढ़ाई। फिर मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स वाला स्ट्रैटेजी मेंस में नहीं लगता है। मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, क्योंकि मेंस में रीजनिंग, प्रीलिम्स में रीजनिंग हम लोग को मार्क देता है, मेंस में रीजनिंग मार्क काटता है, ऐसा है। तो जितना कम अटेम्प्ट करो मेंस में उतना अच्छा है। प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके करोगे अटेम्प्ट तो वो ठीक है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए जितना कम अटेम्प्ट करोगे, जितना जा रहे हो उतना अटेम्प्ट करो। भले ही 50 के 60 आ रहा है, 50-60 ही अटेम्प्ट करो। मेंस में हम लोग का मार्किंग रहता है 200 और एक क्वेश्चन का 2 मार्क ऐसे रहता है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं वैसे ही भाग भाग होके, लेकिन एक क्वेश्चन का 2 मार्क वैसे रहता है और 200 मार्क रहेगा। लेकिन जितना कम अटेम्प्ट करो उतना अच्छा है। तो मेरा ये फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और फर्स्ट मेंस भी क्लियर हुआ था, तो उतना आइडिया नहीं था। मैं जितना मैं खुद कर सकती थी मैं करूंगी बोली और की। तो मेंस का क्या होता है ना, वही 3 सब्जेक्ट रहता है प्लस और एक सब्जेक्ट आ जाता है हम लोग का, जो कि है जीए सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जो कि बहुत मार्क काटता है। अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो। जनरल अवेयरनेस का ये सेक्शन है, तो जितना आ रहा है बस उतना करो। भले ही 5 आ रहा है ना, 5 ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। माइनस में तो नहीं चले जाओगे ना। तो उसका फिर मेंस के लिए पढ़ रही थी, उसी बीच क्या हुआ, IBPS PO का भी एग्जाम था। मैं बोली मैं नहीं लिखूंगी। मेरे पापा बोले क्यों नहीं लिखेगी, जा लिख किया। तो मैं फिर IBPS PO भी लिखी थी, वो भी क्लियर हो गया। तो इधर IBPS क्लर्क भी क्लियर हो गया था प्रीलिम्स, IBPS PO भी क्लियर हो गया था। तो मैं क्या कि क्लर्क के लिए ही ज़्यादा पढ़ने लगी, PO के लिए नहीं पढ़ी थी मैं। मेंस के लिए PO का मेंस के लिए मैं नहीं पढ़ रही थी उतना, मैं ज़्यादा क्लर्क के लिए पढ़ रही थी। फिर क्लर्क का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद PO का एग्जाम लिखने गई। PO का भाई इतना टफ आता है, बिना पढ़ के जाओगे तो क्या होगा। PO लेवल, उसका लेवल अलग है, क्लर्क लेवल अलग है, PO लेवल अलग है। तो फिर मैं वो खत्म हुआ, उसके बाद फिर IBPS का एग्जाम सेक्शन खत्म हुआ। फिर SBI का स्टार्ट होने लगा, SBI का एग्जाम देने लगी। SBI क्लर्क का भी एग्जाम लिखी, उसका भी क्लियर हो गया। और इधर मेंस हम लोग का SBI का मेंस था अप्रैल 10 को था, और अप्रैल 1 तारीख को IBPS का रिजल्ट निकलने वाला था 2025 में, मतलब ये साल में। तो रिजल्ट तो इधर SBI का आ चुका है, SBI का नहीं आया था, IBPS का आया। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का बात बोल रही हूँ मैं। पहले से पापा को बोल चुकी थी कि मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट है कितना। अगर मैं रीजनिंग अच्छा की तो मेरे को ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता था कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा बोल के। लेकिन मैं IBPS क्लर्क का रीजनिंग अच्छा नहीं की थी, तो मैं बोल रही थी पापा को कि नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा बोल के बोल रही थी। फिर उसके बाद जब रिजल्ट निकला 9 बजे तरफ, IBPS क्लर्क का 1 तारीख अप्रैल 1 को रिजल्ट निकला 9 बजे तरफ। तो मैं नहीं देख रही थी, मैं SBI क्लर्क मेंस के लिए मॉक देने लग रही थी, मैं मॉक दे रही थी। तो पापा आए 10, साढ़े 10, 11 बजे बाहर गए थे, आए बोले कि तेरा तो रिजल्ट निकला रहेगा, चेक करती कि नहीं। मैं बोली नहीं तो हुआ रहेगा, क्या चेक करूँ उसको, ऐसे बोली। उसके बाद पापा बोले कि चेक कर, जितना मार्क भी आए देखेंगे तो एटलीस्ट कैसे मार्क आया है, कि कितना गलत की सही की वो तो देख पाएंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो उसके ठीक पहले मैं टेलीग्राम चैनल सब में थी ना, तो उससे पहले ही वहाँ पे ये छोड़ा गया था कि हम लोग का कट ऑफ कितना गया है। तो उड़ीसा का ST कट ऑफ में देखी कम था, तो मैं बोली इतना कम कैसे जा रहा है। उसके बाद मैं
मेरा रिजल्ट चेक की, ऐसे थर थर काँप के रिजल्ट चेक की मेरा फ़ोन में, तो वहाँ पे वो जो कट ऑफ था वो कट ऑफ से ज़्यादा था मेरा मार्क। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ था कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसे बोल के लिखा था। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ थैंक यू बोल रहे हैं कि एग्जाम लिख के आए हो उसके लिए थैंक यू, वो वाला भी आता है ना मैसेज। मैं वो सोच के मैं फिर बैक कर दी। उसके बाद मैं रील्स देखने लगी, तो रील्स में ऐसे आया कि ये मतलब आज अप्रैल 1 है और किसी का ऐसा मैसेज आ जाएगा कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब अप्रिशिएट वाला था। तो मैं शॉक हो गई, ये क्या जॉब लगने का है क्या? फिर अच्छे से पूरा वो फिर से रिजल्ट चेक की और फिर से पूरा पढ़ी, तब मेरे को समझ में आया कि यूको बैंक में मेरा एसटी में हो गया है बोल के। मेरा दिमाग खराब, मैं पूरा ऐसे कांप रही हूँ फोन पकड़ के, ऐसे मैं क्या बोलूँ। फिर मैं बोली पापा मेरा हो गया बोल के मैं पूरा चिल्ला रही हूँ पूरा घर में। उसके बाद मैं पूरा रो पड़ी। उस टाइम मम्मी का ज़्यादा याद आ रहा था, मैं पूरा रोई। पता नहीं, मैं इतना ड्रामेटिक में नहीं हूँ, मैं बहुत शाय टाइप की इंट्रोवर्ट हूँ, बट उस टाइम पापा के सामने मैं रोई हूँ, पूरा रोई। ज़्यादा तो वही मम्मी का ही एब्सेंस। अगर मम्मी रहती मैं तो बोलती मम्मी मेरा हो गया। और उस जगह पे अगर अभी भी इस जगह पे जो हूँ वो मम्मी के लिए ही हूँ। वो मेरे को जितना जो कुछ भी सिखा के गई थी वो थी, तब उतना मैं मान के नहीं चलती थी, बिंदास रहती थी। लेकिन जब वो चली गई तब मेरा दिमाग में घुसा और वो जैसे मेरे को रखना चाहती थी वैसे रहने का कोशिश की, पढ़ाई पे ध्यान दी, बस उसका एब्सेंस इसलिए भी रहे। आज सोल्स डे है, मैं क्या बोलूँ, आज जा भी नहीं पा रही हूँ। जॉब की और अभी बाहर हूँ, तो एक दिन के लिए थोड़ा दूर पड़ता है मेरा, जाना आना नहीं होगा बोल के आज जा नहीं पाई। मेरे पापा भाई गए हैं, आज हम लोग का जो कब्र रहता है काबूर, उसको सजाते हैं, आशीष देते हैं। तो ये मेरा जर्नी था, मेरा क्लियर हो गया। और उसके बाद से अभी ज्वाइन की हूँ नया, देखते हैं आगे और कितना जगह जाना पड़ता है आगे। इसलिए खुद पे बिलीव करो और मैं इतना पढ़ सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये वाला स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमेशा खुद पे रखे रहना और क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। और आज संडे है, आज कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ, जो कुछ बनाने मन नहीं कर रहा है। सुबह से मम्मी का ही याद आए जा रहा है। थैंक यू आज का कहानी सुनने के लिए, धन्यवाद। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।